हेलो एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास 11th क्लास एनसीईआरटी के बारे में। ये हमारा 5th वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात की थी, जबकि सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की। थर्ड वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात की, जबकि फोर्थ वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंट एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कैलकुलेट करने को डिस्कस किया। इस वीडियो लेक्चर में हम एटॉमिक मॉडल की स्टडी करेंगे। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, ये कुछ प्रारंभिक एटॉमिक मॉडल्स हैं, जिनमें सबसे पहले जे टॉमसन का नाम आता है। जे टॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल दिया उसकी स्टडी करेंगे। उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की स्टडी करेंगे, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, समरफील्ड एटॉमिक मॉडल, और फिर इन एटॉमिक मॉडल्स की कमियों को दूर करने के लिए मॉडर्न एटॉमिक मॉडल की स्टडी करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर्स कई पार्ट्स में होगा, एक एक करके हम सभी एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप हमारा 4th वीडियो लेक्चर ज़रूर देखें, जिसमें कि हमने विभिन्न एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को ज्ञात कैसे कर सकते हैं उसको समझा है। सबसे पहले हम एटॉमिक मॉडल का मतलब समझते हैं। एटॉमिक मॉडल क्या होता है, एटॉमिक मॉडल का क्या अर्थ है। हम जानते हैं कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। वह एटम्स में किस प्रकार से अरेंज होते हैं, किस प्रकार से वह रहते हैं, इसको हम एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एटॉमिक मॉडल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की स्थिति का ज्ञान करना, कि वह एटम में किस प्रकार से रहते हैं। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। एटॉमिक मॉडल का अर्थ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम्स के अंदर किस प्रकार से रहते हैं। तो एटॉमिक मॉडल का कॉन्सेप्ट जिस साइंटिस्ट के माइंड में सबसे पहले आया, उनका नाम था जे टॉमसन। उन्होंने एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति को एक्सप्लेन करने के लिए अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया, जिसका नाम उन्होंने वाटरमेलन टाइप एटॉमिक मॉडल रखा। वाटरमेलन का अर्थ होता है तरबूज के आकार का एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल एटम की न्यूट्रेबिलिटी अर्थात उदासीनता को तो एक्सप्लेन कर सका, लेकिन कोई अन्य तथ्य ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। लेकिन इस एटॉमिक मॉडल की यही हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है कि ये पहला एटॉमिक मॉडल है जो कि किसी साइंटिस्ट ने दिया, जिनका नाम जे टॉमसन था, और उन्होंने इस एटॉमिक मॉडल का नाम वाटरमेलन टाइप एटॉमिक मॉडल रखा। और ये केवल एटम की न्यूट्रेबिलिटी को ही एक्सप्लेन कर सका कि एटम इसलिए न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इक्वल होते हैं, उनका चार्ज बराबर बराबर होता है। और एटम के बारे में ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जे टॉमसन के बाद एटम के मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए जिन्होंने अपना मॉडल दिया, उनका नाम था रदरफोर्ड। उनके एटॉमिक मॉडल को रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। इस एटॉमिक मॉडल के द्वारा नाभिक की खोज हुई, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुआ, इसलिए इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत उन्होंने सोने की पतली पन्नी पर बहुत सारे अल्फा कण की बमबारी की, और उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट से कुछ निष्कर्ष निकाले, जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक एटम ले रखा है, इस पर ये डिफरेंट अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी की जा रही है। तो रदरफोर्ड ने देखा कि अधिकांश जो अल्फा कण थे वो सीधे सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण 90 से अधिक और कुछ अल्फा कण 90 से कम के कोण पर प्रतिकर्षित हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए, जबकि कुछ अल्फा कण वापस लौट आए। ये इनका एक्सपेरिमेंट था, जिसको कि गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने कुछ रिजल्ट निकाले। उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे सीधे निकल गए। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि एटम का अधिकांश हिस्सा खोखला होता है। कुछ अल्फा कण 90 से अधिक के कोण पर, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये 90 से अधिक के कोण पर ये जो है प्रतिकर्षित हो गया, और कुछ अल्फा कण 90 से कम के कोण पर प्रतिकर्षित हो गए। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये निष्कर्ष निकाला कि एटम के बीचों बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। बात को और जो अल्फा कण इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के जितने पास से निकलते हैं, उनमें उतना ही ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है और वो उतने ही
ज़्यादा प्रतिकर्षित होते हैं और जो अल्फ़ा कण बिल्कुल न्यूक्लियस से जाकर के टकराता है वो वापस लौट आता है, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रतिकर्षण होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में भी जानते हैं। न्यूक्लियस एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं ये भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और आप जानते हैं कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो चूँकि ये अल्फ़ा पार्टिकल्स इनमें रिपल्शन हो गया तो इन्होंने बताया कि एटम के बीचों बीच में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसमें कि प्रोटॉन रहते हैं और उसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। आइए फाइनली एक बार फिर से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को पढ़ लेते हैं। अपने एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बमबारी की और उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसमें उन्होंने बताया कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है अर्थात जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो उसके बिल्कुल सेंटर में रहती है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जितना न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, अर्थात नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन आपस में इक्वल होते हैं। इस प्रकार एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट्स में, शेल्स में घूमते रहते हैं। इसकी संख्या बोरबरी के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बोरबरी रूल हम जानते हैं कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, थर्ड में 18, इसी प्रकार से फोर्थ सेल में जो है 32 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये इनका एटॉमिक मॉडल था जिसको कि हम प्लेनेटरी एटॉमिक मॉडल कहते हैं और इसकी कल्पना इन्होंने सूरज के चारों ओर घूमने वाले डिफरेंट प्लैनेट्स के रूप में की थी। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से सूरज के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट में डिफरेंट प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, इसी प्रकार से अराउंड द न्यूक्लियस डिफरेंट सेल में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। तो जैसा भी हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा और जाना कि एटम के बिल्कुल सेंटर में उसका एक न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है और अराउंड द न्यूक्लियस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते रहते हैं। अब सवाल ये उत्पन्न होता है, यदि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। तो इसको समझाने के लिए रदरफोर्ड ने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन रोटेशन करते हैं उसके कारण इन पर बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्र बल लगता है जो इनके बीच लगने वाले अट्रैक्शन को बैलेंस कर लेता है। जैसा कि आप सामने यहाँ पर देख सकते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। चूँकि ये इस प्रकार से रोटेट करता रहता है तो बाहर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको कि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्र बल कहते हैं। ये अपकेंद्र बल इस अट्रैक्शन फोर्स को बैलेंस कर लेता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस की ओर नहीं जा पाता। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल के द्वारा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्लेन किया। रदरफोर्ड द्वारा दिए गए अपने एटॉमिक मॉडल को जिसको कि इन्होंने प्लेनेटरी एटॉमिक मॉडल नाम दिया था, इसमें कुछ बातें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसमें कि सबसे पहली बात मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेस पर समझाई। मैक्सवेल ने बताया कि रोटेट करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होता है और जब वह रोटेट करता है तो लाइट के रूप में एनर्जी को उत्सर्जित या एमिट करता है, जिससे कि उसकी एनर्जी लगातार घटती चली जाती है। जब उसकी एनर्जी घटेगी तो अराउंड द न्यूक्लियस उसकी डिस्टेंस भी कम होती चली जाएगी और लास्ट में जाकर के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर करके अपने आप को समाप्त कर देगा। इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सेकंड लिमिटेशन जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है वह है
लाइन स्पेक्ट्रम का होना। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट करता हुआ इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूस यानी कि सतत स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करता है, जबकि वास्तव में इलेक्ट्रॉन का जो स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रॉन का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वह लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम क्यों नहीं होता, जबकि रदरफोर्ड के अनुसार ये सतत स्पेक्ट्रम अर्थात कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए? इस बात को रदरफोर्ड अपने एटॉमिक मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। थर्ड लिमिटेशन जेमन इफेक्ट के बारे में है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के द्वारा जेमन इफेक्ट की व्याख्या नहीं की जा सकती है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थे जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के द्वारा हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा 5th वीडियो लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जब हम अपने 6th वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पर लगने वाली कमियों को दूर करेंगे और नील्स बोर एटॉमिक मॉडल की स्टडी करेंगे।